नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5 बजने को हैं और वक्त हो गया है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे तक आप देखेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात कानपुर की, जहां पर एनकाउंटर मामले में आज आईजी मोहित अग्रवाल एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंचे और मोहित अग्रवाल पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे थे। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि चौबेपुर पुलिस सवालों के घेरे में है और पूरे मामले की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इसी थाने में तैनात एसओ ने ही विनय तिवारी, जो कि मास्टरमाइंड है, विकास दुबे, उसको पुलिस की दबिश की जानकारी दी थी। इसके बाद विकास पहले से ही अलर्ट हो गया था और उसने बाकायदा घात लगाकर वहां पर आए पुलिस वालों पर हमला किया। 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या का जो यह मामला सामने आया है, उसने यूपी की कानून व्यवस्था की भी कलई खोल दी और फिर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। एक तरह से इसी को लेकर के यूपी में सियासत भी गर्म है। अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी। और एक पिस्टल जो हमारे पुलिसकर्मियों की उन्होंने लूट ली थी, वो भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ मानस श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मानस, इस वक्त इस पूरे मामले की क्या अपडेट है, क्योंकि एक बार फिर से वहां घटनास्थल पर पहुंचे हैं? देखिए, जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अधिकारी बार बार उस घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और फिर से सबूतों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह भी कुछ पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने पूरे घर की जो मैपिंग थी उसको समझने की कोशिश की कि कैसे घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कैसे विकास दुबे वहां से फरार हुआ। लेकिन आज जब शाम को आईजी मोहित अग्रवाल पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक एसओ नहीं, पूरा चौबेपुर थाना संदेह के घेरे में है। जी, ये बड़ी बात कही गई और कार्रवाई की भी बात की जा रही है। मानस, आप बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौट रहा हूं। अगली ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें कि कानपुर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड विकास दुबे पर एक बड़ा खुलासा भी इन सबके बीच हुआ है। विकास के नौकर दया शंकर अग्निहोत्री ने दरअसल पूरी वारदात पर सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा यह है कि पुलिस ने ही विकास दुबे को जानकारी दी थी दबिश की और सूचना के बाद ही विकास ने अपने असलाहधारी साथियों को घर पर बुला लिया था। इसकी बाकायदा तैयारी कर ली थी। खुद विकास दुबे ने नौकर की बंदूक छीनकर कई गोलियां चलाई थी। दयाशंकर अग्निहोत्री, जो कि विकास दुबे का नौकर है, उसको देर रात पुलिस ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कानपुर एनकाउंटर मामले में विकास समेत 18 आरोपियों की लिस्ट बाकायदा तैयार कर ली है। इसमें दयाशंकर का नाम 5वें नंबर पर है। उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और उसने ये बड़ा खुलासा किया है। विकास दुबे चलाएंगे साथ में? नहीं, हम तो उसको चला ही नहीं पाते। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास फोन आया था। किसका? किसी का आया थाने से। और मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। मानस, दया शंकर ने जो खुलासा किया है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई कहां तक पहुंचती दिखाई दे रही है और कितनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही विकास की? देखिए, चूंकि पुलिस की सुराग रशी में अब तक 100 ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में दबिश दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। लेकिन इस बीच जब मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में जो सबसे खास आदमी था विकास दुबे का, दयाशंकर अग्निहोत्री, जो उनके घर ही में रहता था, काफ़ी सालों से रह रहा था, उसने बहुत अहम खुलासे किए और जो सबसे बड़ी लीड उसी ने ही दी है कि पुलिस के जरिए ही सूचना मिली थी विकास को, जिसके बाद विकास ने अपने तमाम जो साथी थे, गुर्गे थे, उनको वहां पर जमा किया था हथियारों के साथ। तो पुलिस ने कुछ और भी अहम जानकारी मिली है पुलिस को, जो कि उसने शेयर नहीं की। लेकिन सुबह से लगातार जब हम घटनास्थल पर मौजूद थे और लगातार देख रहे थे कि वहां एक के बाद एक
अलग अलग पुलिसकर्मियों का अलग अलग। ठीक है, ये बयान अपने आप में काफी अहम है मानस, और इसके आधार पर अब आगे कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। आप बनी रही, मैं आपके पास दोबारा लौट रहा हूं, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज इसी मामले से जुड़ी हुई बता दें कि कानपुर के बिकारू गांव में विकास के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद अब पुलिस विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर एक्शन की तैयारी कर रही है। पुलिस इसके लिए विकास के कृष्णा नगर स्थित आवास और इंद्रलोक कॉलोनी स्थित मकान पर पहुंच गई है, वहां पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। विकास के कृष्णा नगर वाली आवास को पुलिस ने सील तक कर दिया है, साथ ही दोनों मकान पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। टीम ने घर की नाप जोख भी की है, बाकायदा ये देखा गया है कि क्या नियमों की कोई अनदेखी तो नहीं है इस मकान को बनाने में। अशोक तिवारी इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अशोक, वहां पर जो लखनऊ में एक गतिविधि हो रही है उसके बारे में क्या जानकारी? जी अशोक, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अशोक से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में भी सरगर्मी बढ़ गई है, पुलिस दबिश दे रही है। इस बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि कानपुर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे की पत्नी का एक बड़ा बयान इन सब के बीच सामने आया है। अंजलि दुबे ने दरअसल कहा है कि मकान हमारा है, मकान से विकास दुबे का कोई संबंध नहीं है, लिहाजा मेरी छत ना छीनी जाए। साथ ही अंजलि दुबे ने यह भी कहा है कि विकास दुबे से हमारा कोई संबंध नहीं है। दरअसल लखनऊ में विकास के घर के साथ साथ उसके भाई के घर की भी जांच करने में एलडीए की टीम जुटी हुई है, और इसको लेकर के ये बयान अंजलि दुबे का सामने आया है। प्लीज ये सब मत कीजिए, ये उस व्यक्ति का मकान नहीं है। हाँ। मुझे रहने दीजिए, मेरे बच्चों को छत में। बिल्कुल। कहाँ जाऊँ मैं, बताइए। अच्छा। मैं कहीं नहीं गई, मैं यही हूँ। और विकास दुबे से आप लोगों की मुलाकात होती थी? नहीं होती थी। घर आते थे? नहीं, तो लेकिन आप हम लोगों की उनसे लड़ाई चलती थी। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात अगली ब्रेकिंग न्यूज की। लेह दौरे के बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले लद्दाख गए थे। उसके बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी यह मुलाकात हुई है। और कुंदन सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, आप ये मुलाकात कितनी अहम कहा जाए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब तनातनी सीमा पर चल रही है और खुद प्रधानमंत्री अभी लद्दाख से होकर के लौटे हैं? देखिए, बिल्कुल ये मुलाकात काफी अहम मानी जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से गलवान घाटी को लेके वहां पे माहौल बना पड़ा है, चाइना से लेके जो संबंध है, और प्रधानमंत्री का जो दौरा था और दौरे के बाद जिन्होंने जिस तरीके से चीन को दो टूक जवाब दिया, और जवाब में बहुत साफ था कि इस तरह से विनिवेश की जो नीति चाइना के तरफ से अपनाई जा रही उपनिवेशवाद की, वो नहीं चलेगी। सो कुल मिला के चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है और ये पूरा डेवलपमेंट एक तरह से प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के पास आके चीजों को बताना एक प्रोटोकॉल का भी एक हिस्सा है और एक रणनीति का भी हिस्सा है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री न केवल अपने पूरी कैबिनेट बल्कि राष्ट्रपति को भी कॉन्फिडेंस में लेके चीजों को चल रहे हैं। तो ये पूरे मामले पे प्रधानमंत्री का जो पूरा रुख है, पूरा जो कदम है, ये दिखाता है कि एक मैच्योर स्टेप्स की तरफ पे लिया गया है। ठीक है कुंदन, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब के बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी व्यास में बने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। इस कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए कुल 10,000 बेड की व्यवस्था है। यहां पर 250 आईसीयू बेड भी उपलब्ध हैं। दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले जरा सुनते हैं कि राजनाथ सिंह ने इस वक्त क्या कुछ कहा था जब वो दौरा करने पहुंचे थे। कोरोना मरीजों के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना है। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। अपने में परफेक्ट हॉस्पिटल है। मैंने WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। 1000 बेडेड है।
और मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या, ये जो हॉस्पिटल है वो अपने आप में कितना अहम, और ऐसे वक्त में जब दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे थे, भले ही अब रिकवरी रेट बेहतर हो, लेकिन इस अस्पताल की जरूरत तो वाकई बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल बहुत ज्यादा थी। हालांकि रिकवरी रेट लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, लेकिन रिकवरी रेट बढ़ रहा है तो ऐसे में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये जो अस्पताल है ये अपने आप में एक बड़ी सौगात है, और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और तमाम एनजीओज, तमाम RWAs ने इसमें हेल्प की है। ये एक बड़ी बात है। 1000 बेड की व्यवस्था है, 250 ICU बेड है, और अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो जितना 20 फुटबॉल मैदानों को अगर आप जोड़ें, इतना बड़ा ये प्रांगण है इसका, जिसमें ये पूरी व्यवस्था की गई है। तमाम दिल्ली के RWAs ने, तमाम इंडस्ट्रीज ने इसमें जो है वो अहम भूमिका निभाई है। छोटे छोटे RWAs ने इसमें अपनी भूमिका इस लिहाज से निभाई है कि अगर बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद अहम अस्पताल, और अब ये बनकर तैयार हो गया, ऑपरेट करना इसने शुरू कर दिया। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट से जुड़ेंगे। बढ़ते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मुंबई से है, जहां पर बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और इसकी वजह से मुंबई का बुरा हाल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। हिंद माता, किंग सर्किल, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, वकोला, इन सभी जगह पर पानी भरा हुआ है। हर तरफ पानी सड़कों पर लबालब है। कई सबवेज भी बंद करने पड़े हैं। इससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट तक जारी किया है, और लोगों को बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। और इस बीच मुंबई में भारी बारिश के साथ साथ समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर में 4 से 5 फीट तक ऊंची लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर के भी चेतावनी देते हुए मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए अगले 4 दिन तक सावधान रहने के लिए बाकायदा लोगों से कहा है। इसके बाद प्रशासन ने भी कमर कस ली है। दीपक दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से ही। मुंबई में क्या स्थिति है, क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है? दीपक जी, तकरीबन 3 से 4 घंटों से बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अगले 24 घंटे भी लगातार मुंबई में बारिश होती रहेगी। कल से ही मुंबई में लगातार तेज बारिश की शुरुआत हुई, जो आज दोपहर तक लगातार रुक रुक कर होती रही। आपको बता दें, मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, सबवेज बंद हो गए। वहीं मुंबईकरों को भी आज रविवार के दिन की वजह से जो लोग बाहर निकल रहे थे, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकार और स्थानिक जो BMC है, आखिर जी आप दीपक बने रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। लेकिन इस बीच पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के अगली खबर है कि इसके लगातार बढ़ रहे दाम के खिलाफ पटना में RJD ने विरोध प्रदर्शन किया है। आज RJD का स्थापना दिवस भी है। इस मौके पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने बाकायदा साइकिल रैली निकाली और पेट्रोल डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया। बीजेपी को महंगाई जो है डाइन नजर आती थी, अब जो है भौजाई नजर आ रही है। आज हम लोगों ने तय किया कि आज अपने आवाज से पार्टी ऑफिस जो है हम लोग साइकिल चला करके जाएंगे। पूरे बिहार भर में हर जगह हमारे पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और पटना से सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस वक्त क्या स्थिति, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन बिहार इलेक्शन से पहले यह मुद्दा लग रहा है कि RJD बहुत जोर शोर से उठाने जा रही है। ये बिल्कुल आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दूसरी साइकिल यात्रा थी। इसके पहले भी तेजस्वी ने डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ साइकिल रैली किया था और पूरे पटना में उन्होंने घूमा था। और आज दूसरी बार, हालांकि इस कुछ दिन पहले उन्होंने अपने नेता कार्यकर्ताओं से अपील भी किया था कि 5 जुलाई को 5 साइकिल रैली निकाली, और इसके भी अपने अलग मायने। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले RJD जोर शोर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ दिल्ली में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग करते हुए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। इसके साथ साथ दिल्ली के जितने भी सांसद हैं, सभी को कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले पर ज्ञापन सौंपा है।
इधर महाराष्ट्र में भी शिवसेना और एनसीपी के बीच कुछ ठीक लगता नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ शायद ठीक नहीं है क्योंकि 3 दिनों के अंदर ही ट्रांसफर किए गए 10 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रोक लगा दी है। दरअसल गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है। गृह मंत्रालय ने 2 जुलाई को ही 10 आईपीएस रैंक के अफसरों को ट्रांसफर किया था, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे ने अब इस ट्रांसफर के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसकी जहां नियुक्ति थी वहीं पर फिर से भेज दिया गया है। इससे पहले दोनों दलों में लॉकडाउन के नियमों में बदलाव पर भी टकराव हो चुका है। दीपक दुबे भी मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक, इस टकराव को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि टकराव तो साफ दिखाई दे रहा है। जी, मनमुटाव काफी दिनों से चल रहा था। लॉकडाउन के दौरान जो नियम अभी बदले गए थे उसको लेकर भी शिवसेना एनसीपी के कई नेताओं ने नाराजगी जताई थी। उसको लेकर उद्धव ठाकरे ने कुछ ही दिन पहले जाकर शरद पवार से मुलाकात की। अब जब होम मिनिस्ट्री जो है वो एनसीपी के खाते में आता है और एनसीपी की तरफ मतलब होम मिनिस्ट्री एनसीपी के खाते में आता है और 10 जो डीसीपी रैंक के अधिकारी थे उनका ट्रांसफर किया गया, तो मुख्यमंत्री ने आज उस पर रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं जो मनमुटाव की स्थिति थी अब वो जग जाहिर हो चुकी है। जग जाहिर है कि क्या कुछ अंदर काफी ज्यादा मनमुटाव चल रहा है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट जुड़ेंगे। बढ़ते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकियों ने हमला किया है। सीआरपीएफ के काफिले को आईईडी ब्लास्ट के जरिए निशाना बनाया गया। ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर फायरिंग भी शुरू कर दी। इस हमले में एक जवान घायल बताया जा रहा है। आसिफ सुहाब मेरे सहयोगी लगातार में इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। आसिफ, लगातार आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन पूरी घाटी में चल रहा है, लगता है ये उसी की बौखलाहट है। जी बिल्कुल, जहां पर भी यहाँ मिलिटेंटों को लगता है कि वो हमले को अंजाम दे सकते हैं, खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर के इलाके में जहां पिछले 6 महीनों से लगातार फोर्सेस द्वारा मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और केवल पिछले महीने के भीतर 52 मिलिटेंट मारे गए 17 से ज्यादा मुठभेड़ों के दौरान। ऐसे में आज यहाँ गंगू पुलवामा इलाके में मिलिटेंटों ने आईडी लगा के सीआरपीएफ की कॉन्वॉय को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि समय रहते यहाँ पर फोर्सेस को भी इस आईडी का सुराग लगा जो रोड ओपनिंग पार्टी थी, तो उसी समय ये आईडी समझ गया। बहुत शुक्रिया आसिफ, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट जुड़ेंगे। बढ़ते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओडिशा के कंधमाल इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इसमें 4 माओवादियों को मार गिराया गया है। ओडिशा पुलिस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक जंगल में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को माओवादियों के छिपे होने की आशंका हुई और सुरक्षा बलों की तरफ से जब गोलियां चलाई गईं तो माओवादियों की तरफ से भी गोलीबारी होने लगी। इस मुठभेड़ में 4 माओवादियों को मार गिराया गया है। इधर एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच वायुसेना के विमान चीन को चुनौती दे रहे हैं। वायुसेना के विमान एलएसी पर लगातार गरज रहे हैं। मिग-29 विमान, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके सामने अपाचे हेलीकॉप्टर है जो कि माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। हथियारों से लैस और तेज गति से उड़ान भरने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर जमीन से होने वाले तमाम हमलों का जवाब दे सकता है। Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force is fully trained and capable to meet all the challenges. Our Josh has always been high and touching the sky with glory. This base plays a very important role for undertaking operations in this area. This base is fully cleared for all contingencies and for all combat operations and support operations that are planned to be undertaken in this area. The Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. The air power is a very important aspect of war fighting and even more relevant today. The air power will play a very crucial role in this area, both in combat and support roles. We have all the resources in terms of men and equipment to meet all the challenges. और अब खबर नेपाल संकट पर। इस्तीफे के लिए बढ़ते दबाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंत्रियों के साथ बैठक की है। इसमें उन्होंने विरोधियों पर सत्ता से बाहर करने की कोशिश का जिक्र भी किया। उन्हें अपने साथ ही राष्ट्रपति के खिलाफ भी साजिश का उन्होंने आरोप लगाया है। ओली ने यह भी कहा कि पार्टी की एकता दांव पर लग चुकी है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। मंत्रियों से बैठक से पहले ओली राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं।
और हमारे साथ डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संजीव, ये मीटिंग कितनी अहम बताई जाए, क्योंकि एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है नेपाल में। देखिए, आज जो बैठक हुई है केपी ओली और प्रचंड के बीच में, तो इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही थी कुछ निर्णायक बातें सामने आएंगी, लेकिन दोनों नेताओं ने अब फैसला कर दिया है कि कल जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने वाली है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की, उसके ठीक पहले फिर से बैठेंगे। आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री केपी ओली बाकी अपने सहयोगियों पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विपक्ष की पार्टी जो है नेपाल कांग्रेस, उसके नेता से मुलाकात कर ली है और विपक्षी दलों से जो उनकी बातचीत हुई है उसमें कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि दरअसल पार्टी को तोड़ने के बाद विपक्षी दलों के सहयोग से वो निश्चित आंकड़े बनाने में सफल हो जाएंगे और अपनी सरकार बचाने में कुल सफल हो मिलाकर जाएंगे। के ओली की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा है वो अभी टला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक बार फिर से खबरों के सिलसिले को। कल से सावन की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से पहले की तरह कुछ भी नहीं होगा। ना ही पहले की तरह मंदिरों में भक्तों का तांता होगा और ना ही कहीं पर कांवड़ यात्रा होगी। बता दें कि झारखंड के देवघर, दुमका समेत उत्तराखंड के हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने दरअसल कोविड-19 को लेकर के इस बार कांवड़ यात्रा रद्द की है। अगर गलती से भी कोई श्रद्धालु कांवड़ लेकर किसी शहर में पहुंचता है तो उससे उस शहर में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इधर बाबा बर्फानी के आज से दर्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि कोरोना संकट की वजह से भक्त जो हैं अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाएंगे और कल से सावन भी शुरू हो रहा है। उससे पहले आज बाबा बर्फानी की आरती हुई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर जीसी मुर्मू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो उपस्थित भी रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।